Atul Gupta ji also happens to be the Vice President of the Institute at present. I'll first invite him to give his views and on the budget and whatever he wants to direct us on that. Welcome, Atul. A very good morning, ladies and gentlemen. A very respected past President C. Amarjit Chopra ji. Our very respected and distinguished member of the profession, our guru for all, Dr. Girish Ahuja ji. My colleague in the council, C.A. Sanjeev Singhal ji. Elder brother Arun ji. Government nominee in the ICI Council, Dr. Ravi Gupta ji, Ashok Batra ji, the distinguished colleague from the CCH. Again, elder brother Raman Mangla ji, the past chairman, Raj Chawla ji, Sandeep Bhaiya. Because of him only, I used to say that he only given me the chance first time on this forum to participate in the TAILS program along with Arun Bhaiya. And I feel that was a turning point. I always used to say to Sandeep Bhaiya, but he like a elder brother, always be a humble. B.L. Goyal Saab, all the senior member of the profession, friends, colleagues. सर एक गाड़ी है 5764, इसमें हॉर्न लगातार बाहर प्रॉब्लम है कुछ गाड़ी में. 5764 DL2CAP 5764, आप देख लीजिए किसकी गाड़ी है. गाड़ी में कुछ टेक्निकल इशू है सर. Respected members, as usual, I will be speaking in the English to be more effectively communicating with all of you. And the responsibility changes with your blessings. At the outset, I always convey my sincere gratitude to each one of you for giving all the blessings and good wishes and the support that today your brother is on this position of responsibility as a Vice President of ICI. And at the same time, when you are on a position, you have to devote much more time into the profession as compared to your technical subject. And since Batraji is also available, so I may discuss some of the aspects related to GST and service tax which is there in this budget, but I will not be touching upon all these matters in detail, and since the time paucity is also there. Friends, मैं थोड़ा अगर आपको GST के बारे में और सर्विस टैक्स के बारे में ओनली एज ए ग्लिम्स मैक्रो लेवल से एक बर्ड्स आई व्यू देना चाहूँगा, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा बत्रा जी से कि वो आपको डिटेल में वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे. जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमारे को आज की तारीख में जब इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है तो अगर मेरा क्रेडिट होता भी है मेरे पास, तो उसके बावजूद भी मेरा जो है वो ग्रॉस लायबिलिटी जो होती है मेरी, उसके ऊपर जो है, मैंने से एग्जांपल है कि मैंने अपना रिटर्न में डिटेल सबमिट किया, मैं टैक्स जमा नहीं करा पाया, तो मेरी ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट का वो लायबिलिटी निकालते हैं रादर दैन कि आफ्टर द डिडक्टिंग द ITC अवेलेबल टू मी. तो अभी जो है एक अपना अमेंडमेंट है सेक्शन 50 के अंदर, उन्होंने जिसमें बोला है कि आपको नेट वैल्यू के ऊपर जो है वो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा टैक्स माइनस ITC. लेकिन एक शर्त कंडीशन जो है वो ये है कि आपने उस महीने की जो रिटर्न है उस महीने में ही वो आपने अपनी आउटपुट लायबिलिटी और ITC डिक्लेयर किया है. तो ये नहीं है कि आप 6 महीने बाद रिटर्न भर रहे हैं और उसके बाद उसमें अपनी जो है वो आउटपुट लायबिलिटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि इट विल बी द नेट अमाउंट ऑन विच यू हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट फ्रॉम मी. तो आप रेगुलरली अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, रेगुलरली अपना ITC क्लेम करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप अगर आपकी कोई लायबिलिटी रहती है तो वो दैट विल बी ऑन द नेट अमाउंट रादर दैन ऑन द ग्रोस अमाउंट ऑफ द टैक्स सो पेएबल. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी रिफंड्स के लिए अभी क्या होता है कि आप CGST और SGST दोनों अथॉरिटीज़ में हमें अलग अलग पुशअप करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. उसके लिए एक सिंगल अथॉरिटी बनाने का बात है. एक अपनी कंपलसरी कुछ लोगों के लिए रहेगा कि डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू ही कुछ लोगों को कंपलसरी किया जाएगा कि दैट दे विल बी पेइंग द टैक्स अमाउंट टू द सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर ऑफ द गुड्स. कंपलसरी होना डिजिटल मोड. जो अगली इंपॉर्टेंट बात है कि आज की तारीख में हमारे पास कैश लेजर में कुछ पैसा पड़ा होता है ITC का, टैक्स का या इंटरेस्ट का या अपना लेट फीस का, पेनल्टीज़ का,
उस पैसे को इंटरचेंजेबली हम दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो जहाँ से पैसा आप विड्रॉ करेंगे वो रिफंड माना जाएगा और जहाँ पे करेंगे वो आपका डिपॉजिट माना जाएगा। एक जो है वो टाइम टू टाइम जब रिटर्न्स की, क्योंकि रिटर्न्स को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कभी डेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो आज की तारीख में डिपार्टमेंट को रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी में जाना पड़ता है और बार बार उस प्रोविज़न को इन्वोक करना पड़ता है। तो एक स्पेशल प्रोविज़न जो है वो कमिश्नर को पावर देने के लिए वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। एक नई कंपोजिशन स्कीम, तो जिन लोगों को कंपोजिशन स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल है उसके अलावा एक नई कंपोजिशन स्कीम 50 लाख तक की टर्नओवर के लिए सेक्शन 2A जो 10(2)A इंट्रोड्यूस करके वो इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिसके अंदर जो है वो अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से कम है और आपका कोई आप ITC नहीं लेते हैं, सामने वाले से आप टैक्स चार्ज नहीं करते हैं, देन यू विल बी एलिजिबल टू गो फॉर दिस स्कीम। और वो जो सारे प्रोविजंस हैं बत्रा जी विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस प्रोविजन। एक जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर आती है। तो सपोज कीजिए कि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर या मैं रजिस्ट्रेशन के पर्पज से मेरी 20 लाख की टर्नओवर है या 1.5 करोड़ का मेरा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसमें मुझे लास्ट टाइम पे एक एग्जम्पशन दी गई थी। जो इंटरेस्ट है या डिस्काउंट है, मैं एडवांसिस का काम करता हूँ, डिपॉजिट्स का एडवांसिस का काम करता हूँ, तो मुझे जो इंटरेस्ट उस पर आता है उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई माना गया था। लेकिन एग्जम्प्टेड एग्रीगेट टर्नओवर में क्योंकि एग्जम्प्टेड सप्लाई पोर्शन होता है, तो मेरी टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई दोनों देख के मुझे एग्रीगेट टर्नओवर देखना होता है। तो अल्टीमेटली पर्पस जो है वो पार्शियली डिफीटेड था, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब उस एग्जम्प्टेड सप्लाई को उन्होंने जो है वो वहाँ से निकाल के नो सप्लाई यानी कि शेड्यूल 3 में डाल दिया है, मीनिंग देयर बाय वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनेगी। तो वो एक बेनिफिट जो है वो एक अच्छा बेनिफिट है जो अपने को मिलेगा। एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख की, अलग अलग स्टेट्स में, स्पेशल स्टेट्स में, उसको एक रेशनलाइज किया गया है। एक जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है, जो अगर कोई प्रॉफिटरिंग निकालती है से किसी बिल्डर का या किसी का कि वो उसके ऊपर उसने ये प्रॉफिटरिंग किया सेक्शन 171 में, उसको 10% का पेनल्टी का भी प्रोविजन जो है इस बजट के अंदर है। एक इसके अलावा सर्विस टैक्स में 3 रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। एक हमारी रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है लॉन्ग टर्म लीज को लेके, जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बिजनेस फाइनेंशियल हब बनाने के लिए जो एक लॉन्ग टर्म लीज दी जाती थी, उसके ऊपर जो है वो अब सर्विस टैक्स नहीं लगेगा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। दिस इज फॉर टू रिमूव द डिफिकल्टी की जो पिछले डिस्प्यूट्स कुछ चालू हैं। एक IIM की क्वालिफिकेशन को भी जो है वो उन्होंने रिकॉग्नाइज डिग्री डिप्लोमा में, अदरवाइज कुछ सर्टेन कोर्सेज थे उनके जो एग्जाम थे, अब उनके ब्लैंकेट एग्जाम्शन उनको दी गई है। और एक जो है वो लिकर का लाइसेंस जो कंपनियां देती हैं उसके ऊपर जो चार्जेस लेती हैं उस पर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये इस तरह का डिस्प्यूट्स चल रहे थे सर्विस टैक्स पीरियड के, उनको उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली जो है वो उन्होंने उसको एग्जम्पशन जो है वो दी है। और एक फाइनली जो है वो एक अमनेस्टी स्कीम आई है, मैं कहूँगा अमनेस्टी नहीं कहूँगा उसको, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम कहेंगे उसको, सबका विश्वास करके। उसके कंप्लीट डिटेल जो है वो अभी नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि उन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी के बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा है। टैक्स ड्यू के अंदर 50% 70% का उन्होंने डिडक्शंस की बात करी है, लेकिन जैसे जैसे स्कीम आती है, और नेचुरली पिछली बार भी जब वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम आई थी तो काफ़ी सारे सर्कुलर्स ICI ने मिलके इशू, मतलब ICI ने रिप्रेजेंट किया था और सर्कुलर्स इशू हुए थे। सेम वे में इनको भी क्लैरिफाई करने के लिए डिफरेंट फोरम्स, बॉडीज़ ICI विल रिप्रेजेंट, और उसके बाद उसमें जो क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आ जाएगी। सर, क्योंकि ये बजट का प्रोग्राम है इसलिए मैं अभी अरुण जी से, संजीव जी से यही बात कर रहा था कि बजट के प्रोग्राम में ICI की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट हो जाता है, लेकिन सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों से 5 मिनट के लिए बात करूं अबाउट द प्रोफेशन एज वेल। सर, अभी जैसे कि आपको चोपड़ा जी ने, हमारे आप ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आपसे बात करी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो अगले 5 साल के अंदर एक टारगेट है कि हम लोग जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। इसमें एक बात है, ठीक है, कि सभी जो सेक्टर्स हैं अपना अपना काम करेंगे, हाउसिंग सेक्टर अपना काम करेगा, फाइनेंसिंग सेक्टर अपना काम करेगा, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करेंगे, बट एट द सेम टाइम हमारे को थोड़ा सा ये भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी आप लोगों ने देखा होगा 1 जुलाई का प्रोग्राम हुआ और उसमें मैंने इस बात को रखा था कि जिस तरीके से हमारी जो इंडियन आर्मी हमारे बॉर्डर की रक्षा करती है, उसी तरीके से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जो हैं वो एक आर्मी है जो देश में एक कॉमन मैन के हितों को, जो कॉमन मैन के इश्यूज़ को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किस तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करती है? एक तो उनको लॉ के बारे में डेसिग्नेशन करती है, दूसरी बात क्या होता है कि वो प्रूडेंस पॉलिसीज जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इस तरीके से ले डाउन करती है कि जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू में उनका जो है वो प्रेजेंटेशन हो, डिस्क्लोजर्स हो, और अल्टीमेटली जो है वो कॉमन मैन का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों को एक बार के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि
कि किस तरीके से हम लोग जो है वो कंट्री जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, हम उसके अंदर भागीदार बन सकते हैं, कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एज ए ICI, एज ए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोगों को मिलकर शोल्डर टू शोल्डर काम करना पड़ेगा और अपने रोल को रीडिफाइन करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या हो रहा है सर कि हम लोग जो है, मैं अभी चोपड़ा जी, क्योंकि हमारे आदरणीय पास्ट प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ DC के अंदर, डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी है, और एट टाइम्स मैं पहले उतना समय सर के साथ मैंने कभी भी नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग जो है वो एक ड्यूटीज बाउंड होते हैं, आपको वहाँ जाना है, आपको वो प्रोग्राम करना है। पर नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट आई एम स्टेइंग फॉर सर फॉर द नंबर ऑफ डेज, और हम लोग जो है एक महीने में 10-10, 12-12 दिन, 15-15 दिन जो है वो हम लोग डिसिप्लिनरी कमेटी की हियरिंग कर रहे हैं। तो एट टाइम्स आई एम डिस्कसिंग विद सर दिस एस्पेक्ट्स एज वेल, कि आज की तारीख में क्या होता है सर कि हम लोग जो है वो अपने आप को एक, मैं कहूँगा कि एक बॉक्स में, एक बाउंड्री के अंदर हम लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, कि हम लोगों को रूटीन के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस देखना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देखना है, या हमें रूटीन के अंदर जो है वो ऑडिट्स करने हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को इससे थोड़ा सा बाहर निकल के हमें अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि अल्टीमेटली जो है वो सोसाइटी किस तरफ जा रही है, किस तरीके से समय चेंज हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया जिसके अंदर 2024 में उन्होंने बताया कि 10 टॉप डिक्लाइनिंग जॉब्स कौन सी हैं। उसमें जो सबसे ऊपर जॉब है जो टॉप डिक्लाइनिंग है वो है ऑडिटिंग सर्विसेज, और उन्होंने लिखा कि टॉप 10 अमर्जिंग जॉब्स कौन सी हैं जो अगले 5 साल के अंदर अमर्ज होंगी। उसमें लिखा हुआ था फॉरेंसिक ऑडिट। तो हम लोगों को क्या है कि कहीं ना कहीं पर ये समझना पड़ेगा कि जब हम ABCD की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स की, तो अल्टीमेटली जो मेरी मेकर चेकर वाली जॉब जो है, जो मैं ओमिशंस को कंट्रोल करता हूँ, जो मैं ऑडिटिंग सर्विसेज के दौरान, वो प्रैक्टिकली सिस्टम्स को आउटसोर्स हो जाएगी, और मेरा जो रोल है, जो अल्टीमेटली मैं आज की तारीख में लेस टाइम डिवोट कर पाता हूँ ऑन एनालिटिकल पार्ट्स, वही रोल मुझे कहीं ना कहीं पर अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा टू बी द मोर रेलेवेंट। और उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेंसिक्स की, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एनालिटिक्स की, इन सब चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो अपने आप में 10 अमर्जिंग एरियाज भी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहे गए। तो इसी तरीके से हम लोग और क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर 2 बजट का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं ICI की बिहाफ पे इस तरीके से बात आप लोगों से कर रहा हूँ, कि मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे XBRL है, हम लोग XBRL के अंदर सभी लोग काम करते हैं, जो हमारी कंपनियां एंटाइटल हैं XBRL में डेटा देने के लिए, वो हम लोग उसके अंदर डेटा सबमिट करते हैं। लेकिन उसमें जो डेटा जाता है वो केवल फाइनेंशियल डेटा जाता है, नॉन फाइनेंशियल डेटा जो है वो अपने आप में नहीं जाता। तो अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं, और अगर मान लीजिए वो इकोनॉमी ऐसी हो जो अपने आप में लिवेबल ना हो, हैबिटेबल ना हो, तो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कौन करेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें या रिपोर्टिंग्स की बात करें, तो वो रोल भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों को लेना पड़ेगा, कि खाली फाइनेंशियल डेटा की बात मत करो, खाली प्रॉफिट्स की बात मत करो, हैबिटेबल सोसाइटी की भी बात करो। और उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, कि जैसे XBRL के अंदर हमारा डेटा जाता है और नॉन फाइनेंशियल डेटा उसके अंदर आज नहीं लिया जाता, तो लेट अस अज्यूम कि CSR की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आपको एक एग्जांपल के साथ मैं बात कर रहा हूं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज की तारीख में आपका फ्लैट रेट है। संजीव भाई या चोपड़ा जी ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि कितना एग्जैक्टली रेट है, कि आप लोगों को इस कंपनी से इस थ्रेशोल्ड के ऊपर आपको 2% अपना नेट प्रॉफिट का आपको CSR में लगाना है। लेकिन एक कंपनी जो अल्टीमेटली जो हमारे वाटर रिसोर्सेज को, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, से एग्जांपल है बोटलिंग प्लांट की बात करते हैं, तो आज 1 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए आप 2 लीटर या 5 लीटर जो है पानी जो है वो डाउन अर्थ, जो आप जमीन से आप जो है वो निकाल लेते हैं, जो आपका मैं कहूँगा कि आपका अंडरग्राउंड वाटर है, उसको भी 2% ही देना है। और एक सर्विस इंडस्ट्री है, उसको भी अल्टीमेटली 2% देना है, जो कि उतने अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को नॉन फाइनेंशियल डेटा जो ग्लोबली अपने आप में पैटर्न है, मैं आपको बता दूं जो ग्लोबली अपने आप में पैटर्न है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूं मैं 13th गोल की बात कर रहा हूं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल दिए गए हैं, उसमें 13वां गोल है क्लाइमेट चेंज। और जिसके अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल बॉडी, एक ICI, एक प्रोफेशनल अपने आप में किस तरीके से काम कर सकता है, वो ये कि वो अपने आप में बात कर सकता है कि जो CSR होना चाहिए वो अपने आप में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि जो जितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेगा अल्टीमेटली उसको उतने ज्यादा CSR के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और दैट मनी वी शुड गो टू द सेम फंड, उस टास्क फोर्स में ही जाए जो अपने आप में जो अंडरग्राउंड वाटर्स को जो है वो वापस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रही है, जो टास्क फोर्स उस तरीके से बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि जब हम फाइनेंशियल रिपोजिटरी की बात कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि डिस्कस हुआ कि GST में एक थ्रेशोल्ड के बाद ई इनवॉइसेस की बात होगी, तो कहीं ना कहीं पर वो क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है। हम लोग फाइनेंशियल रिपोजिटरीज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पर इवेजन्स को अपने आप में रोकने के लिए डिफरेंट रिपोर्टिंग्स होती है। आज हम बैंक के अंदर जब DC के केसेस को हैंडल करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कितनी बार कंपनियों ने जो है वो डिफरेंट रिपोर्टिंग्स करी है टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो वो अपने आप में, जब हम फाइनेंशियल रिपोजिटरीज की बात करेंगे तो वो अपने आप में इशू अपने आप में एड्रेस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पर मेरा जो आप लोगों को सबको आह्वान है, सब लोगों को रिक्वेस्ट क्या है कि हम लोग जो है वो अपने आप को, क्योंकि यू आर द एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो हमारे 3 लाख मेंबर हैं,
मैं एक इंटेंशन आप लोगों की इन्वाइट करना चाहूँगा कि 3 लाख लोग जो हैं, जो अपने आप में इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, जो अपने आप में बेस्ट ऑफ द माइंड है कंट्री के, ऐसी बड़ी फोर्स, ऐसी बड़ी आर्मी, मैं कहूँगा कि बड़ी से बड़ी पार्टी के पास, बड़ी से बड़ी सरकार के पास भी जो है वो आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, चाहे उनके पास करोड़ों के अपने आप में उनके पास वर्कर्स हों। तो अपने आप में इस 3 लाख की जो बड़ी आर्मी है, जो इंटेलेक्चुअल आर्मी है, इसने अपना यूटिलाइजेशन कंट्री में कैसे कर देना है, कैसे हमें कंट्रीब्यूट करना है, कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी है, कैसे 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी है विद सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो ये जो रोल है वो साथ में हमारे को पैरेलली लेते हैं और साथ में अपने आप को अपग्रेड करते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दूं कि अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन के 2 ही पिलर हैं, एक है रिसर्च और दूसरा है रेगुलेटरी एक्टिविटीज। तो हम लोग जितना ज़्यादा अपने आप को रिसर्च में डालेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे अपने लिए भी और अपनी कंट्री के लिए भी, उतनी ही ज़्यादा आपकी रेलेवेंस जो है वो अपने आप में डेवलप होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी एक्टिविटी। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ समय में हम लोगों ने यूडिन लॉन्च किया। यूडिन लॉन्च करने के बाद आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 16 लाख यूडिन में से करीबन 2 लाख यूडिन जो है वो क्रॉस चेक किए गए हैं रेगुलेटर्स के द्वारा। उन लोगों ने चेक करना शुरू किया कि आपने आप में ये वो हो रहा है या नहीं हो रहा। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो लाइव केसेस पकड़े गए हैं, जहां पर जो है वो कोई अकाउंटेंट या कोई दूसरा व्यक्ति जो अनऑथराइज्ड है वो अपने आप में सर्टिफिकेट इश्यूज कर रहा था। और अल्टीमेटली बाद में क्या होता है कि वो केसेस डीसी में जाते थे और अननेसेसरी हमारा मेंबर जो है वो हरास होता था। इसी तरीके से आप चोपड़ा जी इस बात के वो हैं कि हम लोग जिस लेवल पे आज की तारीख में अपने आप में रेगुलेटरी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हैं डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के अंदर, कि जहां पर कोई केस अगर 6 साल तक पेंडिंग था तो टारगेट के साथ काम कर रहे हैं कि देयर विल बी द डे व्हेन एनी केस विल नॉट बी पेंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। तो उससे क्या होता है, अपने आप में जो भी हमारा कोई छोटा मोटा एरिंग मेंबर है उसके लिए एक डेटरेंट की तरह काम करता है। तो अपने आप में हम लोगों को रिसर्च और रेगुलेटरी इन दोनों एक्टिविटीज को हम लोग जितना प्रमोट करेंगे उतनी ही प्रोफेशन की जो है वो रेलेवेंस, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ग्लोबल लेवल पे अपने आप में इंक्रीज होती है। सर एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि एक रिसर्च और रेगुलेटरी एक्टिविटीज के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहती है मोबिलिटी, ग्लोबल मोबिलिटी। और उसके लिए हमारी क्वालिफिकेशन के अंदर एक पॉइंट था कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है, वेदर इट इज़ अ मास्टर डिग्री, इट इज़ अ ग्रेजुएट डिग्री, और ये अपने आप में जब हम ग्लोबली जाते थे कहीं पर कोर्स करने के लिए तो वहाँ पर इशू आता था। उसके लिए हम लोगों ने NCQF में और नारिक इज इंटरनेशनल बॉडी जो अपने आप में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट देती है, उन दोनों को हम लोगों ने अप्लाई किया है। एंड वेरी सून यूर क्वालिफिकेशन विल बी ट्रीटेड इंटरनेशनली एज ए मास्टर डिग्री। आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है वो नारिक की तरफ से हम लोगों को आ जाएगा। ऑलरेडी जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज को आ गया है and that will be recognized in the not only in the Middle East but in the entire globe, कि आप लोग उसके बाद हम लोग जो है वो दूसरे कोर्सेज करना चाहें। और पैरेलली जो है वो MRAs वगैरह के लिए जो एफर्ट्स हैं वो अपने आप में किए जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते, बस आपको साइन ऑफ करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरी आप लोगों से, जो आप लोगों को मेरी तरफ से एक एज ए ब्रदर, यंगर ब्रदर आप समझ के आप लोग मेरी वो करिएगा। आप लोग, हम लोग सब जो है वो सर एक बार के लिए जरूर, क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों ने क्वालिफिकेशन लेने के बाद कोड ऑफ एथिक्स की किताब को जो है वो उतना ज़्यादा हम लोगों ने रेगुलरली जो है वो अपने आप में उसको हम लोग डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली बेसिस पे हम पढ़ते नहीं हैं। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट है एक आप लोगों से कि कोड ऑफ एथिक्स को आप जो है, और इवन जितने भी हमारे स्टडी सर्कल है, ब्रांचेज है, रीजनल काउंसिल है, ये सब लोग भी रेगुलर बेसिस पे कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर जो है वो प्रोग्राम जरूर करें। हम सब लोगों को कोड ऑफ एथिक्स जो है वो लगातार पढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी गलती से NOC है, NOC लेने के लिए NOC मान लीजिए कुरियर से भिजवा दिया, NOC में उसकी फीस ड्यू है या नहीं है वो नहीं देखा, तो अपने में कंपनी ने बोल दिया मैंने पे कर दिया है पुराने ऑडिटर को, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो हमारा मेंबर जो है वो कल जो है वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पे जाता है, जब उसके सामने जो है वो डिसिप्लिन मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चोपड़ा जी को भी अभी बात कर रहे थे कि हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो जितने भी गाइडेंस हैं, ऐसे जो हैं हमारे जितने भी हैं, उन लोगों उनके ऊपर हम रेगुलर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, रेगुलर पढ़ाई करें, उनको थोड़ा थोड़ा टिट बिट्स की तरह से टू डूज एंड डोंट्स जो है वो इस तरह के डेवलप करें और रेगुलर बेस पे अपने आप में वो करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ हमारे मेंबर ऐसे हैं जो अपने आप में इंडस्ट्री में होते हुए भी जो है COP होल्ड करते हैं। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है कि उन लोगों को हम ये बात कम्युनिकेट जरूर करें कि अपने आप में उन लोगों के लिए जो है वो एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ICI, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स, दैट इज नॉट परमिसिबल। तो जो भी इस तरह के मेंबर हैं वो अगले कुछ महीनों में अपने आप को जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें, सो दैट कि हम लोग जो है वो एक वाइब्रेंट डायनामिक प्रोफेशंस की बात करें जो अपने आप में रिसर्च में डेडिकेटेड है, जो अपने आप में रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ में डेडिकेटेड है, और जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर एक आप लोगों की सबकी शान और एक कंट्री की अपने आप में एक शान, एक रिस्पेक्ट, एक जो है वो गुडविल, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें एक आर्मी की तरह, एक फाइनेंशियल आर्मी की तरह से जो है वो हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।